एक प्रोजेक्ट और आने वाला शो वीडियो हाँ, एक में, कोई project। अल्कोहल नहीं है, ये BCAA और मैंने पूछा उस टाइम पे कि मैं हेल्प कर देता हूँ, बिकॉज आई नो द प्रॉपर फॉर्मेट कि कैसे स्क्वाट में वो स्क्वाट नीचे करते आया हैं। और वो नीचे बैठ गया और उसके दोनों घुटने मुड़ गए पूरे अच्छे तरीके से। हाँ हो लेकिन गया, बाहर आ गए नहीं थे। बच गए दोनों, बच गए। हाँ दोनों। अरे एटलीस्ट टॉवल तो कैरी कर लो, कोई दूसरा बंदा भी तो करने वाला है, इतने वायरसेस आ रहे हैं, इतने इन्फेक्शन। बेंच गंदी है और मेरे को छोड़ के जाना है इसको, तो स्किपिंग लेग डे। अरे लेग डे तो, अरे एक में तो और याद आ गया, ये लेग डे का पता नहीं लोगों ने क्या बना रखा है, सिर्फ सैटरडे को ही करना है। मतलब क्यों मंडे चेस्ट, इंटरनेशनल चेस्ट डे बना रखा है, मंडे इंटरनेशनल और लेग्स के लिए अपना सैटरडे। मैं तो कहता हूँ कि मंडे ट्रेन कर लो ना, क्यों? मंडे ट्रेन कर लो, कभी भी ट्रेन कर लो, कोई करेगा नहीं, लेकिन करो तो सही। करो तो सही, एटलीस्ट 2 बार कर लीजिए ट्रेन लेग्स। भाई बड़ी मसल है हमारे पास, कितनी सारी, चार बड़ी स्प्लिट में कर लो, स्प्लिट में कर लो, स्प्लिट में करो। क्वार्टर सेट एक दिन ले लिया और अगले दिन हैमस्ट्रिंग और काफ्स ले ली। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग सब मंडे ही ट्रेन करो भाई एक बार, ट्राई करके देखो मंडे। देखो कुछ लोगों का क्या है कि जो लोग सैटरडे ट्रेन करते हैं ना, वो एक तो उन्होंने बना रखा है मिथ कि सैटरडे ट्रेन करना है। हाँ। और कुछ लोग जो जेन्युइनली सैटरडे को ट्रेन करते हैं, वो सोच समझ के वो ये सोचते हैं कि संडे को हमें रेस्ट मिल जाएगा। हाँ ठीक है, संडे को रेस्ट मिल जाएगा, मंडे से हम दोबारा स्टार्ट जो करते हैं। ऑफिस जाने वाले बंदे हैं, बिजी रेगुलर शेड्यूल वाले बंदे हैं। बट कुछ लोग, मोस्टली 90% लोग ऐसे जिनको पता सैटरडे हमें लेग ट्रेन करना है, क्यों करना है ये नहीं पता। तो मुझे लगता है कोई का जो कुछ ट्रेनर्स हैं हमारे जिम में, ये लोग मेरे ख्याल से शेड्यूल भी कभी ऐसे बना देते हैं कि सैटरडे का लेग्स बना देते हैं। वो माइंडसेट बना हुआ है ना, माइंडसेट बना दिया है, मतलब माइंडसेट एक ऐसा है कि सैटरडे लेग्स ही होगा। या तो कुछ नया इनिशिएटिव आना चाहिए, मतलब कि बंदे लेग्स कर लो, मतलब लेग्स को तो 2 बार रखो, क्योंकि लोग लेग्स ही मिस करते हैं। अब यहीं पे आता है एक वेल क्वालिफाइड नॉलेजेबल पर्सनल ट्रेनर, हाँ, जो आपका एक अच्छा शेड्यूल बनाता है आपके लिए। तो अगर नॉर्मल कहीं से भी आप किसी से पूछोगे, वो हमेशा स्टार्टिंग विद चेस्ट, एंडिंग विद चेस्ट मार भाई, आज चेस्ट मार, चेस्ट मार, लेग्स सैटरडे है तो। और इसी वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जिम्स खाली रहते हैं सैटरडे को। सैटरडे खाली रहता है। अरे सैटरडे तो बहुत दूर पहुंच गया, ये वेडनेसडे थर्सडे तक वेडनेसडे तक मिल रही है, उसके बाद तो 3 दिन खाली रहता है। संडे जिम खाली रहते हैं, खाली रहता है मोस्टली, और ये हर जिम का हाल है, चाहे कोई लोकल जिम हो, चाहे कोई ब्रांड। 50% तो खाली हो ही जाता है, भीड़। फ्राइडे सैटरडे संडे तो मातम रहता है कि भाई कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि बंदे पार्टी करते हैं, वीकेंड बनाते हैं, वीकेंड सैटरडे नाइट और संडे पार्टी होती है। और कुछ लोग मंडे भी गए रहते हैं हैंगओवर में। तो अगला देखते हैं शो क्या है। हमने न्यूट्रिशन वाला बोल देंगे, पुअर न्यूट्रिशन। हाँ चलो, पुअर न्यूट्रिशन पे बताओ। मतलब हमारा न्यूट्रिशन तो ठीक है फिलहाल, अभी तो ठीक ही कर रहे हैं, अभी तबीयत भी खराब है तो ढंग का खाना खाना पड़ रहा है। वैसे भी मैं उल्टा सीधा बाहर का कुछ खाता नहीं, और प्रशांत भी कुछ खाता नहीं है। हम लोग पहले खाते थे। हाँ तो प्रशांत तो हमेशा से अच्छा खाना खाता है। ये नहीं, ये तो अभी पिछले जब मैं मोटा था वो बता। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन 2013 नहीं, 2011 में तो मैंने जिम ज्वाइन कर दी। हाँ, 2011 में ये इसका वेट 110 किलो के आसपास हुआ करता था, 95 से 100 के बीच में था, 100 के आसपास इसका वेट था। और हम लोग, मैं साइकिल पे आता था इसके बाद, शो के पास ट्यूशन जब जाते थे हम। हमारा बहुत पुराना टाइम था वो, तो ये बहुत मोटा था, इतना मोटा था, इसकी डबल ट्रिपल चिन हुआ करती थी, बहुत मोटा था उस टाइम पे। मतलब बुली करते थे लोग, बड़े बाल हुआ करते थे इसके, लंबे। इसको लोग उल्टा सीधा बोलते थे, बुली करते थे। अरे वो सब जैसे आपने सुना वही मोटा है, इस पर साइकिल बैठेगा तो टायर फट जाएगा। पार्क में एंटर, पार्क का जो गेट होता है उसके अंदर बोलते थे, गेट में नहीं घुस पाए। वैसे इसकी अब सीरीज बना दे क्या, या मोटा बच्चा लाना पड़ेगा कहीं से? नहीं, अपने बारे में इसका कुछ अलग से बनाए क्या, या सोचना पड़ेगा इसको लेकर। चलो इसमें बता दे अलग से क्या बनाए। तो उस समय क्या होता था, 95 to 100 मेरा वेट था शो, मुझे पता ही है, साइकिल पे घूमते थे, एक साइकिल पे तो दोनों घूमते थे। तो उस समय थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, लेकिन सुनो मजा आएगा आप लोगों को गाइस। तो एक बार मैं गली से जा रहा था, तो हर कोई, मतलब ये रिश्तेदारों को भी, भाई मोटा है मोटा है मोटा है। मैं कहा यार मोटा है, तो दिल पे लग गई बात। अब तो इंतकाम देख, अब तो इंतकाम देगा। फिर इसने इंतकाम लिया, तो फिर मैंने कहा जिम ज्वाइन। शो पहले जिम होता था, एसएम वाले में हमारे घर के पास एक एसएम वर्ल्ड नाम की जगह हुआ करती है, एक्चुअली मॉल है वो, अब बंद हो गया, पहले हुआ करता था। याद हो, बेसमेंट था वो, उसके बेसमेंट में जाके एक नया जिम खुला था उस टाइम पे 11 तो में। मैं अपने पापा के साथ गया था, याद है मुझे, पापा ने दिखाया था क्या जिम है, तो ज्वाइन करा दिया था। तो उसके बाद वहाँ ट्रेनर हुआ करता था एक अच्छा लड़का है वो, तो उसने, तब इतनी नॉलेज होती नहीं थी 2011 में, कहीं पता था। और पहली बार इसने जिम ज्वाइन करता, मुझे तो वो नहीं पता था। उस समय ट्रेनर्स भी इतने वो नहीं थे, नॉलेजेबल नहीं थे, और इतना फोकस नहीं देते थे ना बच्चे पे। तो उसने बताया कि आज ट्रेडमिल कर, ये कर, आलू, उसने सीधा बोला आलू मैदा चावल और बाहर का ये छोड़ दे, ये चीज हो बिल्कुल एलिमिनेट कर दे अपनी डाइट से। मैंने कहा चल ठीक है, क्या रहा है देख लेते हैं, भी क्या कह रहा है।
तो फिर ये सब चीजें कर दिए तो कुछ 6 महीने में हाँ 6 महीने में लूज तो कर मेरा लिया था। 40 किलो वजन कम हुआ। 6 कर दिया था महीने में मैंने। कर दिया था। बहुत मतलब एकदम हाँ। सूख गया था, गड्ढे में घुस गया। तो उसने बोला कि रात को तो दाल ही पीनी है तेरे को 1 कटोरा। मेरे को याद है मैं ऐसे पूछता था तो ये बोलता था मैं पूरे दिन में सिर्फ आधी रोटी खाता हूँ और दाल पीता हूँ बस, हाँ और कुछ नहीं करता। बाकी वेजिटेबल्स बोलता था वो मैं खा लेता Vegetable था। और फ्रूट्स। तो 40 केजी मैंने लूज किया था वेट उस समय। तो और फिर उसके बाद इसको देख के मुझे भी लगा कि भाई मैं हाँ शोम तूने मेरे साथ 3-4 साल बाद स्टार्ट किया होगा? कर दी थी 2-3 साल बाद 3 साल बाद कर दिया था मैं। 2014 में मैंने जिम शुरू कर दिया था। तूने कर दिया था? हाँ तो 12-13 हाँ 3 साल बाद मैंने शुरू कर दिया। उस समय क्या था जिस समय वेट अपना कम कर रहा था तो उस समय मैं क्या करता था 1-1 घंटा ट्रेडमिल पे रहता था। पता ही नहीं था, लोग बताता नहीं था कोई। हाँ 1 घंटा ट्रेडमिल पे, और 1 घंटा क्रॉस ट्रेनर पे। वो उस टाइम नहीं पता होता है ना कि कार्डियो और भी चीजें के तरीके से होता है। और बंदे बोल रहे भाई उतर जा, हमारा नंबर भी आ रहे थे। उस टाइम पे छोटा जिम था तो 1-2-3 ट्रेनर होते थे मुश्किल से उसमें। तो एक ट्रेनर बोलता था कोई मेरे को, शोम कि भाई तू बनाना खा, केले खा। अच्छा केले का और बनाना शेक भी और साथ में केले भी खा। अच्छा क्यों? तो वही पता, तो वही से बॉडी बनेगी। तो भाई वही खा जा रहा हूँ 3 टाइम, दूध और केला और शेक के साथ बनाना भी करो, बनाना शेक के साथ। किसी ने बोल दिया बुलेट देखा, किसी ने बोल दिया दाल खा, दिखाना यही खा तू फिलहाल। किसी ने बोल दिया ये खा रहा था। धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ, करते 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 बॉडी में ग्रोइंग एज थी, असर भी दिखे इस समय। तो उस समय फिर जुनून भी चढ़ गया, बॉडी बनानी है थोड़ी बहुत तो फिर धीरे धीरे करके फिर बॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया। ये शायद गाइस आप लोगों के साथ भी होगा जो जिन्होंने पुराने टाइम में स्टार्ट किया और पहले ट्रेनर के साथ ही होते थे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जुनून चढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे बॉडी बनाई। तो शुभम ने अभी स्टार्ट कर दिया अपना। और उस टाइम पे हाँ मैं बहुत पतला हुआ करता था। मेरा वेट 50 kg के आसपास मेरा वेट होता था। हाइट मेरी बढ़ चुकी थी लेकिन वेट मेरा 50 kg था। बहुत पतला था मैं। फिर प्रशांत ने मेरे को काफी उस टाइम पे गाइड किया। एक वो भी होता था ट्रॉमा। हाँ ट्रॉमा तो होता ही है उस नहीं, अरे एक ट्रॉमा था मेरा। जैसे मैंने जब वेट कम कर लिया था ना 49-50 कर लिया था मैंने। अच्छा तो मान लो कहीं जाना है फंक्शन में, तो फंक्शन में चले गए। तो फंक्शन में जाके जो मैं वहाँ खाता था तुरंत आता था, वेट चेक करता था। अच्छा और फिर 1 किलो भी बढ़ गया वो दिख रहा तुरंत ही। फिर 1 घंटा ट्रेडमिल करता था। पता नहीं क्या ट्रॉमा सेट हो गया था भाई। बाहर का तो ऐसा हो गया था मैं खाऊंगा नहीं, 1 ग्राम फियर हो गया था। तो भाई बहुत तगड़ा टाइम था वो भी ना। पर अब तो कोई ऐसे है, थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा हमने ये पढ़ के और सीख के लोगों से कितना खाना कितना नहीं खाना। और आज के लोगों ने बहुत इजी हो गया यूट्यूब पर किसी को भी स्टार्ट करना। सबसे पहले वो चाहे वो कोई भी बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी काम हो अगर आप करने वाले तो यूट्यूब पे पहले जाता है बंदा सीखने के लिए कि क्या है, इसको कैसे करना है। तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, यूट्यूब के फोन भी नहीं था उस टाइम पे तो हमारे पास। हाँ जब एंड्रॉइड आए थे जब हम आगरा गए थे तब तूने फोन लिया था। हाँ तू पतला था ना। हाँ जब तक तो हो गया था, वेट कम कर लिया था हमने। तो फोन भी हमारे पास उस टाइम पे नहीं था जब इसने जिम ज्वाइन करा था। तो चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। क्या था हम वापस तो और जो है नॉट प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है क्योंकि हमारा जो हाइपरट्रोफी का रूल है वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड से ही मिलता हुआ। तो करना क्या है कि अगर आप एक वेट को लेके एक वेट आपके लिए बहुत आसान हो गया कि मान लो आप 100 किलो की बेंच मार रहे हो और अच्छे से मार पा रहे हो, 8-10 रैप आपके निकल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है 100 किलो बहुत ज्यादा है, आपके लिए नहीं है बहुत ज्यादा क्योंकि 10 रैप निकल रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का सिर्फ एक रूल है, वो रूल ये है कि जब आपसे 10 या 12 रैप्स आराम से निकल रहे हैं तो आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप नहीं मार पा रहे हो 10 रैप भी तो वो वेट ठीक है कि उस आपको 10 रैप्स का टारगेट रख के चलना है कि मैं 10 रैप्स निकाल दूं उस वेट से। जब एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई 10 रैप्स तो निकल गए, अब क्या, अब आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग की जरूरत है। चाहे वो वेट 5 किलो है, चाहे वो वेट 20 किलो है, चाहे वो 100 किलो है। हर किसी के हिसाब से वेट हमेशा अलग रहेगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। गाइस 500 ग्राम या 1 किलो या 2 किलो वो उसमें जाएगा ही जाएगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड, क्योंकि वेट तो इंक्रीज हुआ है ना। हाँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं कि आपको सीधा 5 किलो की प्लेट बंद हो गई, ठीक है। 1.25 kg की प्लेट भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आएगी। बिल्कुल। आपका जो PR है 1 rep max होता है, 1 RM जिसे बोलते हैं, तो आप अपना 1 RM निकालो और उसके बाद जब आपको लग रहा है कि हाँ आई कैन हिट द 1 RM इजीली, तो आप उसमें 2.5 या 1.25 की प्लेट डालो। फिर उसको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग
अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग प्रोग्रेसिव ओवरलोड का वेट रहेगा। लेकिन हाँ, ये रूल है हाइपरट्रॉफी का, तो इसको फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो फिर वो मसल प्लेटो हिट कर जाती है और फिर उसके बाद वो बढ़ती नहीं आगे। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना जरूरी है और अच्छे सही तरीके से। और इसका रूल मैंने बता दिया कि 10 से 12 रैप जब आराम से हिट हो रहे हैं तो टाइम आ गया प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। और जो है हाँ, नो वार्म अप एंड प्रॉपर कूल डाउन। अरे हाँ, ये टॉपिक अच्छा चल रहा है, बताओ बोलो। तो इसमें शुभम ये है कि बंदे वार्म अप तो करने लग गए हैं, पहले वार्म अप नहीं करते थोड़े समझ आ गई है लोग देख के वार्म अप इंपॉर्टेंस क्या है, कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी कूल डाउन समझ नहीं आया लोगों को। अरे वार्म अप जैसे होता है वैसे कूल डाउन होता है, सिंपल है। बोलो। वार्म अप अपने कर लिया, जॉइंट अपने सारे मोबिलाइज कर लिए, वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है, हैवी ट्रेन कर लिया है। उसके बाद जो रोल आता है ना, उसके बाद जो रोल आता है वो है बॉडी को कूल डाउन, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना। बंदे क्या करते हैं, वर्कआउट कंप्लीट हुआ, प्रोटीन शेक पिया, प्रोटीन शेक भी तुरंत पी लेते हैं। ये भी मिथ है कि वर्कआउट करते हैं प्रोटीन शेक पीना जरूरी है। अरे 1 घंटे का टाइम है, आराम से आप घर जाके भी पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि बोलना शुरू करते हैं वही, मतलब ठीक है, तुरंत पी सकते हो, घर जाके भी पी सकते हो, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो तभी तुम्हारी बॉडी में क्या मसल अब्सॉर्ब कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप घर जाके पी सकते हो, 15-20 मिनट का गैप रहता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं, घर जाके पी लो। अरे आधा घंटा 45 मिनट बैठ जाओ, कूल डाउन हो जाओ, कूल डाउन होकर पी लो। कूल डाउन में ये है क्या, आपने ट्रेन कर लिया हैवी, अब बॉडी जो है आपकी वो पूरी हीट पे है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो टेम्परेचर है ना बॉडी का वो कूल डाउन करना है, उसे नॉर्मल टेम्परेचर को लाना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे लाओगे, इसके लिए भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं, या तो आप साइकिलिंग कर लो, नॉर्मल साइकिलिंग चला सकते हो, क्रॉस ट्रेनर चला सकते हो। तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट चलाना है। 5 मिनट का कूल डाउन पीरियड काफी है। नॉर्मल आपको बैठ के साइकिल चलानी है। नॉर्मल वैसे जो ACSM गाइडलाइंस है, अमेरिकन स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ACSM की जो गाइडलाइन है वो ये रहती है कि आपको कूल डाउन 10 मिनट का करना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक है 10 मिनट का नहीं, तो देखो 10 मिनट का कूल डाउन वो उस बंदे के लिए जो एक प्रोफेशनल है, जिसने हैवी वेट लिफ्ट किया। 10 मिनट लोग खामखा बातें करते रहते हैं, निकल जाता है टाइम 10 मिनट। तो कूल डाउन का पर्पस ये है कि आपने जो मान लो आई हिट द लेग्स टुडे, मैंने लेग्स करे, तो मेरा जो ब्लड फ्लो एक्यूमुलेशन है वो लेग्स में इस टाइम पे है, और मुझे क्या करना है, पहले मेरा जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट हो जाए, तब मैं अब निकलूं यहाँ से, और टेम्परेचर भी बिल्कुल मैट हो जाए। तो उसके लिए आपको 10 मिनट के लिए, या तो जैसे प्रशांत ने बोला प्रोस्टेशन कर लो, बैठ जाओ 10 मिनट, योगा कर लो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो पूरी फुल बॉडी हो और बहुत ही रिलैक्स हो, और 10 मिनट के लिए। और एक रूल आपको और बता देता हूँ, वो भी ACSM की गाइडलाइन है, वो ये कि सबसे पहले वार्म अप होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेच, थोड़ा बहुत स्ट्रेच होता है, डायनामिक एक्टिव स्ट्रेच, जो भी स्ट्रेच है उसको वर्कआउट किया, फिर कूल डाउन किया, और कूल डाउन के बाद आती है स्ट्रेचिंग। तो हमेशा याद रखना है कि आपने वर्कआउट स्ट्रेचिंग जो है वो वर्कआउट के बाद जो आपने कूल डाउन किया है 10 मिनट का, 5 मिनट का, कूल डाउन के बाद वाली जो स्ट्रेचिंग है वो एक्टिव स्ट्रेचिंग होती है। एक्टिव स्ट्रेचिंग ये डिफरेंट है ना पहले वाली से। पहली वाली जो है वर्कआउट से पहले वो डायनामिक है, जॉइंट मोबिलाइज रहता है। हाँ, जॉइंट मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग दोनों अलग अलग चीज है। मोबिलिटी में आपको जॉइंट मोबिलाइज करनी है, जॉइंट मोबिलाइज करना है मोबिलिटी में, और स्ट्रेच देना है, मसल का स्ट्रेच होता है, जॉइंट का स्ट्रेच नहीं होता। ठीक है, तो एक्टिव स्ट्रेचिंग आपको वर्कआउट के बाद करनी है। उसमें डिफरेंस ये है कि एक्टिव स्ट्रेचिंग हमेशा होल्ड वाली होती है, मोर देन 30 सेकंड। ठीक है, और वो मोर देन 30 सेकंड होल्ड वाली स्ट्रेचिंग होगी वर्कआउट के बाद। वर्कआउट से पहले वाली स्ट्रेचिंग कौन सी होती है, डायनामिक स्ट्रेचिंग, जो रहती है 2 से 3 सेकंड की होल्ड वाली। मान लो बाइसेप स्ट्रेच कर रहे हो, तो आपको बाइसेप स्ट्रेच करना है ओनली फॉर 2 सेकंड्स, वर्कआउट से पहले की बात। वर्कआउट के बाद यू कैन डू एक्टिव स्ट्रेचिंग व्हिच विल बी फॉर मोर देन 30 सेकंड और 45 सेकंड का स्ट्रेच होल्ड होगा वहां पे। एंड जो भी स्ट्रेच होता है वो रहता है इन अ स्लाइटली डिस्कम्फर्ट पोजीशन, मतलब स्ट्रेच आप कर रहे हो तो इतना होल्ड करो कि स्लाइटली डिस्कम्फर्ट हो जाए वहां पे। ऐसा नहीं मैंने हल्का सा स्ट्रेच किया, हाँ हो रहा है, अब मुझे इसलिए डिस्कम्फर्ट पे लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा फील होना चाहिए, हल्का स्लाइटली डिस्कम्फर्ट की गाइडलाइन। हाथ ही तोड़ दो अपना, डिस्कम्फर्ट स्लाइटली डिस्कम्फर्ट की तो गाइडलाइन है। और स्ट्रेचिंग एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पुश भी कर दो तो वो नहीं होती, इंजरी नहीं होगी। अगर मैं स्प्लिट वाला कर रहा हूँ, पैरों का स्प्लिट वाला स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो अगर मैं थोड़ा ज्यादा भी पुश कर दूंगा ना किसी बंदे को या खुद को भी, तो इंजरी तो नहीं होगी। हाँ ठीक है, वो बंदे को पेन हो सकता है, थोड़ा वो हो सकता है चिल्ला भी दे, लेकिन उसको इंजरी नहीं होगी। तो सिर्फ एक स्ट्रेचिंग ही एक ऐसी चीज है जिसमें पेन बहुत होगा, चिल्ला भी सकता है बंदा, लेकिन हाँ उसको इंजरी नहीं होगी। और साथ में कोई जरूरी है
हाँ, एक्टिव स्ट्रेचिंग के लिए वो पैसिव आ जाती है। पैसिव में मतलब एक एक्सटर्नल सपोर्ट लग जाता है। मान लो मैं टो टच वाली करता हूँ कि ऐसे मेरे को टो टच करना है, तो मेरे को अगर उसका रेंज एक्सप्लोर करना है तो पीछे किसी बंदे को बिठाना पड़ेगा जो पीछे से पुश करेगा, तो वो पैसिव स्ट्रेच में आ जाता है। और एक PNF स्ट्रेच भी होता है, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। तो ये भी स्ट्रेचिंग होती है, ये रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए होती है, जिसमें इंस्टेंट रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है। मतलब अभी अगर मैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, मान लो तेरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करता हूँ अभी, जितना रेंज रहेगा अगर मैं PNF स्ट्रेच करके तेरे को दिखाऊंगा अभी तो तेरा रेंज बढ़ जाएगा अभी के अभी। हाँ बिल्कुल, वो लाइव रेंज बढ़ जाता है उससे। तो ट्राई करेंगे किसी वर्कआउट में, वो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, वो हर किसी को आती नहीं PNF। इसकी वीडियो बना देंगे किसी दिन, PNF की वीडियो बनाएंगे, उसमें पता चलेगा। तो ठीक है, कुछ और कवर करना है? अभी तो काफी टॉपिक्स हो गए हैं, वीडियो लंबी चाहिए, तो अगले उसमें फिर क्या FST का करें? हाँ, मैं सोच रहा हूँ पहले तभी ठीक कर ले। हाँ, और FST की वीडियो मुश्किल से नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक ही आ पाएगी, अगले हफ्ते संडे। हाँ, संडे शूट करते हैं तो फिर मंडे ट्यूसडे में आ जाएगी। और वो बढ़िया, उसका जो इम्पैक्ट है वो मुझे पता है देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उसे अगर देखो, मान लो उसमें लिखा हुआ है कि 4 सेट हैं और उसमें रेपिटेशन 12 लगाने हैं, 8 से 12 वेट ये रहेगा, तो मुझे पता है कि अगर नहीं लग रहा ना मुझसे तो मैं उसको वहाँ पे छोड़ दूंगा। और वो उसे रॉ रखेंगे एकदम, उसमें मतलब अगर मुझसे नहीं हो रहा तो वो छूटा हुआ दिखाई देगा कि अब मुझसे नहीं उठ रहा, मतलब मैं नहीं कर पाया उसे फॉलो। मतलब हाँ ठीक है, रॉ रखनी है, रॉ फुटेज दिखाएंगे ना। हाँ, या मतलब 7 है और वैसे लगा लेंगे, हम कर लेंगे इतना, बाकी तो पता नहीं हम कह ही रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या निकलता है उसमें। क्योंकि उसमें अभी एक ना वो भी होता है कि आपको अपने लिए ऑप्टिमम वेट कैसे चूज करना है, एक टॉपिक भी है। तो कि आपके लिए ऑप्टिमम वेट कौन सा, कोई अगर आपके साथ में जो बंदा है वो अगर 20 किलो उठा रहा है चेस्ट पे, तो आपके लिए वो ठीक है, आप और भी कर सकते हो या उससे कम करना है, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 RM। हमारी जो वर्कआउट की जो इंटेंसिटी होती है वो डिसाइड करनी आनी चाहिए, उससे ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है, उससे ही रिजल्ट्स निकलते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप 10 किलो से उठा रहे हो और 10 किलो से उठाए जा रहे हो, 15 किलो ले लिया फिर 20 किलो ले लिया, ऐसे नहीं होता। तो हर जगह मैथ्स का यूज होना है। हमेशा आपको क्या करना है, पहले अपना 1 RM चेक करना है। 1 RM का मतलब 1 रेप मैक्स। आप अपना 1 RM चेक करो, उसके बाद अपनी 1 RM की 80% या 70% आपकी जो वर्कआउट इंटेंसिटी होगी वो बनेगी उससे। तो वो भी एक बहुत लंबा टॉपिक है कि अपने लिए आप ऑप्टिमम वेट कैसे चूज करना है, वो भी एक बड़ा टॉपिक है, उस पर हम अगली बार। और भी कुछ मतलब आप लोग कमेंट करके बताओ, हम क्या टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप क्या सुनना चाहते हैं और किस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, तो हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों को। बहुत सारी चीजें होंगी आपके पास वीडियो, मतलब आप अलग अलग लोगों से एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आपको भी मदद मिलेगी, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। बाकी चलो अभी यहीं खत्म करते हैं। हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हैंडल को डाल दो। बाकी जल्दी शोम के चैनल पे हम शूट करते हैं FST 7 का, पहले हाँ आपको दिखाई देंगे। तो ठीक है फिर, ओके बाय गाइस, मिलते हैं।